हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एस वाई बैफ। सो आज हम लोग करें थर्ड लेसन ऑडिट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेकंड लेसन कंप्लीट किया था वेरिफिकेशन वाला। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ही वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले। सो लेट्स मूव। लेसन 3 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सो इस वीडियो में हमारे पास क्या क्या है टॉपिक में देखो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। इसमें क्या है, पहले तो हम लोग देखने का व्हाट आर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, नीड, सिग्निफिकेंस, ऐसे दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑन ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स। ओके, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हम लोग को, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। नहीं, जितना इस वीडियो में कंप्लीट होगा हम उतना ही करेंगे। पहले आ जाते हैं व्हाट आर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। Auditing standards represent a codification of the best practices in the field of auditing. क्या एक टाइप का कोडिफिकेशन कोड, ठीक है। Auditing standards are there for the performance benchmark for the auditors. ये क्या होता है, ऑडिटर्स के लिए क्या है, बेंचमार्क है। Auditing standards contain guidance for the professionals on how they should carry out their प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स। अभी ये ऑडिटर हो गया, प्रोफेशनल में हम लोग ऑडिटर को पकड़ते हैं, तो वो कैसे अपना प्रोफेशनल उसको चलाएगा, तो उसके लिए ये क्या करता है, रूल्स कंटेंट गाइडेंस बनाता है। ये दे कवर द बेसिक प्रिंसिपल एंड एसेंशियल प्रोसीजर टू अप्लाई दोज बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रिलेट टू जजमेंट और बिहेवियर। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्रेम्ड टू एंश्योर probity, integrity and quality of the professional work, essential for ensuring the confidence of the society in the financial information। आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आई होप ये लाइन समझ में आई होगी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंट कोडिफिकेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, ये क्या बेंचमार्क होता है, और तीसरा ये क्या कंटेन करता है, पहला तो रिप्रेजेंट करता है कोडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेंचमार्क टू दी ऑडिटर्स, और तीसरा लाइन आपके पास क्या है, कंटेंट गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल। ये 3 मेन पॉइंट्स है आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके नीड क्या है, एंश्योरिंग एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्टेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड thereby lending credibility and wider acceptability of the financial statements। ये सारी चीज क्या है कि हम लोग क्यों यूज करना है, मतलब क्या इसका नीड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का हमारे पास क्या नीड है, हम लोग को वो देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या क्रेडिटेबिलिटी के बारे में बताता है, ये बेंचमार्क है। ये बेंचमार्क हमारे लिए क्या एक टाइप का इम्पोर्टेंस है इसका। कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटिव फ्रेमवर्क। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसे एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एफएस in accordance with financial reporting framework। यहाँ पे FS क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। The standard on accounting essays are formulated by the Institute of Chartered Accountant of India। अगर आपको पूछा कि ये जो ऐसे है वो किसने बनाया है, तो आप क्या बोलोगे, ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India। ये आपका MCQ में पूछा जा सकता है, ओके। The standard on auditing take together provide the standard for the auditors work in fulfilling this objective। ये क्या है, ये एक टाइप का मतलब ऑब्जेक्टिव है ऑफ ऑडिट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। हाँ, इसमें कोई भी टाइप का एरर वगैरह वो सब चीज से फ्री होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट, स्ट्रक्चर, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे, यही सब दिया जाते हैं। क्या ये ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, हाँ, विच प्रोवाइड द कंटेक्स्ट इन विच द रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है, क्या ऐसे कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव्स विच प्रोवाइड, आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, कंटेक्स्ट इन विच द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग आर सेट, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट, ऑडिटर्स ड्यूटीज क्या क्या होते हैं, शाल, कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, डिपार्चर, ये सारी चीज दी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोगों को देखना है क्या डायरेक्टली एसेज। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, हम लोग जितने भी ऐसे हैं
ये हम लोग यहाँ पे गो थ्रू कर लेंगे शॉर्ट में। ओके, स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग इशूड सो फार, अब तक जो जितने किए गए 0 to 199 जो भी थे वो इंट्रोडक्टरी मैटर्स पे थे। 200 to 299 जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो 200 है वो क्या, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑन अकाउंटिंग। मीन्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर की, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंडक्ट ऑडिट, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें एक क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 210 क्या है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 230 क्या दिया हुआ है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये जो रेड मार्क है ये हम लोग को बुक में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्रॉड, यहाँ पे फ्रॉड से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या हो, कैसे हो सकती है, वो सब बताता है। कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये लेसन हमारे यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे, बिकॉज इसमें आप देख सकते हो कुछ नहीं, हम लोग को ये सारी चीज जो हम लोग को यहाँ पे दिए हुए है स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, यही सारी चीज गो थ्रू करनी है। ठीक है, और आप अगर इसका हेडिंग पढ़ोगे तो उसी से आपको समझ में आता है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो उसके अंदर के सारे कंटेंट उसी से रिलेटेड होते हैं। जैसे 240 हम लोग क्या बोला, रिलेटिंग टू फ्रॉड, तो फिर फ्रॉड से ऑडिटर का मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, फ्रॉड कैसे ढूंढने का, हाँ क्यों ढूंढने का, वो सारी चीजें तो दी हुए। 700 to 799 क्या बोला है, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ऑडिट का कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, उसका रिपोर्ट कैसे फॉर्म होना चाहिए, वो सारी चीज यहाँ पे दिए हुए, राइट। और अगर आप कोई भी ऐसे जैसे हम लोगों ने लिया ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, कैसे ऑडिट को कंडक्ट किया जाता है, ये इसमें ये है। ये ओवरऑल इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू ऑफ द ऑडिटर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो इम्पोर्टेंट एरर होते हैं उससे फ्री होना चाहिए आपका ऑडिट, राइट। नेचर एंड स्कोप, पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है आपका, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिवील मैनेजमेंट ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली मैनेजमेंट पे हम लोग रिवील नहीं करते। ठीक है, रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो भी इम्पोर्टेंट एरर है उससे दूर है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क, ये सारी चीज। फिर क्या दिया इधर, मटेरियलिटी, इट इज इम्पोर्टेंट, क्या दिया हुआ है, मिसस्टेटमेंट्स एरर are considered to be material if they could influence the economic decision of user. The auditor opinion deals with the financial statement as a whole, and therefore the auditor is not responsible for the detection of misstatement and that are not material of the financial statement as a whole. इसका इफेक्टिव डेट क्या था, 1 अप्रैल 2010। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस वगैरह दिए हुए, आपको एग्जाम्स में सारी चीज लिखने को नहीं बोली जाती है, अगर बोलते भी है तो ऑडिट एविडेंस, आपको क्या मालूम है ऑडिट एविडेंस के बारे में, जरूरी नहीं है यही आपको लिखना है, बट इससे रिलेटेड ऑडिट से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस होता क्या है आपको वो वहाँ पे दिखा देते थे। सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, राइट। सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस आपके पास होना चाहिए। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ रिस्क, राइट। ऑडिटर इज रेफर्ड टू अ पर्सन, डिटेक्शन रिस्क, ये सारी चीज आपको आगे भी है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर्स ड्यूटीज दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे यही सारी चीज आपको दी, मतलब एक इसमें कितना भरा हुआ है आप खुद ही देखो यहाँ पे। अब हम लोग आए थे 210 पे, इसका भी क्या बोला, स्कोप क्या दिया हुआ है, हाँ, डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट, क्या क्या टर्म्स होते हैं ऑडिट मैनेजमेंट के इस टाइप पे, हाँ। इस पे भी इफेक्टिव डेट क्या दी हुई है, 1 अप्रैल 2010, ठीक है। इधर भी रिक्वायरमेंट क्या है, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, यही सारी चीज दी हुई है। एक्सेप्टेंस क्या दिया हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट, यहाँ पे
यही सारी चीज दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला, नो लीगल, नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन, कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। नो चेंजेस बाय या फिर अदरवाइज रिजेक्टेड बाय द ऑडिटर। अगर कुछ भी चेंजेस हुआ मैनेजमेंट की तरफ से तो ऑडिटर क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा डायरेक्टली। ये सारी चीज कुछ ये नहीं है। अभी देखो 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे क्या है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कब, इसका इफेक्टिव डेट कब था, 1 अप्रैल 2009, चेंज हो गया। यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या दिए हुए थे, अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वही यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो। सारी चीज आपको कवर अप करने की जरूरत नहीं है, मैं कवर अप करने बोल भी नहीं हूँ, जस्ट एक हेडिंग आपको मालूम होना चाहिए। हेडिंग का मीनिंग मालूम है तो आप उसको अपने आप गो थ्रू कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग कहाँ पे आ गए। ये हमारा ऑडिट कितना है, 240। इसमें ये किस चीज का था, ये फ्रॉड से रिलेटेड था, 240, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्या था, इम्पोर्टेंट एरर, फ्रॉड जो होता है उसे दूर होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए उसको, ठीक है। फ्रॉड क्या है, एन इंटेंशनल एक्ट है वो, हाँ। अभी ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, मतलब अगर आपको डाउटफुल हो, अगर आप गए हो किसी कंपनी में, आप डाउटफुल हो कि मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ की है या रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है, तो आपको दिखाने का नहीं है, डाउटफुल रहने का है, बट प्रोफेशनल दिखाने का नहीं है, शो नहीं करने का है। हाँ, आपका जो डिस्कशन है वो आपके जो टीम मेंबर्स है जो आपके साथ परफॉर्म करे, एंगेज है, उनके साथ आपका डिस्कशन होना चाहिए। हाँ, रिस्क आइडेंटिफाई, जो भी आपने रिस्क असेसमेंट किए उसके प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, वो भी आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज बताना या उसका एविडेंस अलग से रखना जरूरी है, ठीक है। ये दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट, ये आप चीजें तो ओमिट कर सकते हो, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन में मतलब पहले भी था वैसे ही दे दिया गया है करके, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम, मतलब अप्रोप्रिएटली हम लोग कितने आगे पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, एटीट्यूड एंड रैशनलिज्म, हाँ, जो भी मतलब क्या कितने मिस अप्रोप्रिएशन एरर्स वगैरह क्या क्या हो सकते हैं। डीप, जब भी आप सीए वगैरह सब करोगे तब आपको ये सारी चीजें काम आएगी, ठीक है। ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, हाँ, आपको लॉ एंड रेगुलेशन को कैसे कंसिडर करना चाहिए एज अ ऑडिटर। 1 अप्रैल 2009 इफेक्टिव डेट था, ठीक है। यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ड्यूटी क्या होती है, कंसिडर ऑफ कंप्लायंस, जो भी है ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ये सारी चीज ऑडिटर को करनी चाहिए, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या प्लान जरूरी है, क्या प्लानिंग जरूरी है आपके लिए, ये सारी चीजें इधर दी हुई है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो भी एरर है उसको अंडरस्टैंड करें कैसे, जो एंटिटी है, जो फर्म है, उसके बारे में स्टडी और उसके एनवायरनमेंट के बारे में, उसका इंटरनल कंट्रोल वगैरह, वही सारी चीज है जो एक हम लोग जो भी इतना पढ़ चुके ना, वो बेसिक चीज थी। और वही बेसिक चीज आपको सारे इसमें इंक्लूड करनी। कोई भी आप आंसर लिखोगे ना, उसमें आप कॉमन पॉइंट से कि कोई भी चीज करने का आपको इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, ठीक है। ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, यही सारी चीजें। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, आपका थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, राइट, वो किससे होता है, सप्लायर से, हाँ, कोई बाहर वाले से पूछताछ जब करते हैं, वो सारी चीजें हो गई, ठीक है। यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा लेसन भी खत्म हो गया। ये यू कैन सी, यहाँ पे आप चाहिए तो एक बार ये देख लो, ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम के टाइम पे आपके एमसीक्यूज वगैरह जब आते हैं, यहाँ पे आंसर टिक मार्क्ड है, आपको काम आ जाएंगे, राइट। आई होप आपको बराबर से दिख रहा हो।
आप एक बार ये चीज़ भी गो थ्रू कर लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल है कि ये सारी चीज़ें आपको जो भी बेसिक जो आपको अगर क्लियर नहीं होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।